नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। खबर मोहाली से है। मोहाली में अरविंद केजरीवाल का चुनाव प्रचार का पूरा कार्यक्रम है। डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। इस वक्त ही बड़ी खबर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने चुनाव प्रचार पर रोक लगाई है। रैली नहीं कर सकते, रोड शो नहीं कर सकते, तो अब डोर टू डोर अभियान अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी की तरह शुरू कर दिया है। पंजाब के मोहाली से ये तस्वीरें देखिए। भगवंत मान साथ में उनके नजर आ रहे हैं और अगले एक हफ्ते में सीएम चेहरा भी घोषित करेगी आम आदमी पार्टी पंजाब के लिए। और अमित पांडे इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। अमित, इस वक्त तस्वीरों में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चाय पीते हुए मोहाली में नजर आ रहे हैं किसी सदस्य के घर पर। जी बिल्कुल, ये यहाँ पर जो मोहाली का ये विधानसभा सीट है, यहाँ पर खानपुर विलेज जो है वहाँ पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और जो वहाँ के उम्मीदवार हैं अनमोल गगन मान, उनके लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने बड़ी रैलियों पर, बड़ी जनसभाओं पर रोक लगाई, उसके बाद आम आदमी पार्टी शुरू किया। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का ये अंदाज रहा है, क्योंकि दिल्ली में भी हमने देखा है कि जो भी चुनाव हुए उसमें सबसे महत्वपूर्ण इनका डोर टू डोर कैंपेन रहा है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी इसको अपने पक्ष में मान रही है, क्योंकि लगातार जो वॉलंटियर्स हैं वो कई दिनों से पंजाब में, यहाँ से दिल्ली से भी कई वॉलंटियर्स जो है वो पंजाब पहुंचे हुए हैं और डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल उनके साथ भगवंत मान, ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो आम आदमी पार्टी होंगे और लगातार मुख्यमंत्री उनको अपने साथ रखे हुए हैं। और अब इसी तरह की तस्वीर आने वाले दिनों में पूरे पंजाब में दिखेगा, जहां कोशिश है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कि जितने भी 117 विधानसभाएं हैं, 117 उम्मीदवार जो आम आदमी पार्टी के हैं, हर विधानसभा वहां पहुंचे और रोड कैंपेन करे। पंजाब चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली के बाद दूसरा ऐसा राज्य है जहां पर इस वक्त आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ी बढ़त दिख रही है और उम्मीद लगाए बैठी है आम आदमी पार्टी की पंजाब में उनकी सरकार बनेगी। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, हर तरह के जो कैंपेन है वो कर रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आम आदमी पार्टी लगातार एक्टिव है, फेसबुक के जरिए। ओके अमित, नजर बनाए रखिएगा, शुक्रिया। एमएम नरवड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे रुक कर लेते हैं सेना अध्यक्ष। Safeguards are in place to take care of any contingency. Upgradation and development of infrastructure along the northern borders is also being carried out in a holistic and comprehensive manner. This includes roads, tunnels, all-weather connectivity, strategic railway lines, additional bridges across the Brahmaputra, storage facilities for fuel, oil, lubricants, supplies. So it is a all-round holistic development. Side by side, major efforts have also been undertaken to see what all dual-use infrastructure is there, which can be made use of, which is available in the civil domain. On the western front, along the line of control, after a heightened situation for a long period, the DGMO's understanding in February last year was aimed at achieving a mutually beneficial and sustainable peace. Resultantly, the situation has seen a marked improvement. But notwithstanding that, there is an increase in concentration of terrorists in various launch pads, and there have been repeated attempts at infiltration across the LC. And needless to say, this once again exposes the nefarious designs of our western neighbor. But we on our part have resolved to show zero tolerance for terror, and we have committed ourselves to extract dire costs should that be forced upon us. In Jammu and Kashmir, the whole of government approach has led to a progressive improvement in the security situation. There have been efforts to give an indigenous hue to terrorism by setting up a facade of proxy terror tanzeems, but these attempts have failed miserably and have not got any public support. Various other inimical elements re-energized their attempts at disrupting peace in the valley, mainly by trying to target minorities, non-locals, migrant labor, and so on. However, this also has not succeeded very much,
and we have been able to counter these challenges also. In the northeast, the overall security situation is under control. A robust security posture has significantly curtailed the operation space for terrorists. And in keeping with the improved situation, there has been a graduated de-induction of army units where the situation has improved and they have now free to concentrate on their primary task. On the India-Myanmar border, this is an important facet of our security calculus. Due impetus is being given to the border guarding role by the Assam Rifles. And here we do intend to progressively increase the number of Assam Rifle battalions deployed for border guarding of this very important India-Myanmar border. In the northeast again, the regrettable incident which happened in Oting in Nagaland on 4th of December is being thoroughly investigated. We remain committed to the security of our countrymen even during the conduct of operations. We have SOPs that encapsulate our operational experience, which have been refined over a period of time, and appropriate action will be taken and corrective measures instituted to further refine these, based, of course, on the outcome of the investigations. Overall, in line with our operational realities, we have undertaken reorganization and rebalancing of our forces. Reorientation of additional forces to the northern borders has been carried out, while retaining our capability for punitive strikes on the western front. Force restructuring, which is a very important facet for enhanced operational effectiveness and resultant structural optimization through the creation of integrated battle groups, is proceeding well. The IBGization, if I may call it that, of select formations along the western and northern borders will soon come to fruition. In line with our collective efforts towards greater synergy and integration for the establishment of theatre, we on our part are carrying out our deliberations in consultation with the other two services, in line and keeping in mind the timelines which have been given to us by headquarter IDS. We, that is the Indian Army, stand fully committed to jointness and synergy. There has also been a sustained and coordinated effort towards capability enhancement. The crisis on the northern borders gave us an opportunity to fast-track our infrastructure development and undertake doctrinal reviews and make up various operational voids which had been existing through emergency and fast-track procurements. While doing all this, the Indian Army, we are committed to the Atmanirbhar Bharat Abhiyan, and we have prioritized our procurements so that maximum of this should go to the Indian industry. And at the same time, we are also hand-holding numerous indigenization projects, right from the design and development stage, right to the trials and their induction into the Army. For example, in the current financial year, out of the 20 AONs which were granted, 19 are in the Buy Indian category. We have also taken very significant steps on leveraging artificial intelligence, 5G, quantum technology to gain an edge over our likely adversaries and for better management of forces. The Indian Army's participation, of course, in various peacekeeping operations worldwide has ensured peace in various parts of the world and has helped us as a nation to carve a niche for ourselves in UN affairs. And as of now, we have more than 5,300 personnel deployed in 8 UN missions in various parts of the globe. Side by side, there has also been a lot of considerable, I would say, increase in the defense cooperation activities that we have been undertaking with our friendly foreign countries. And owing to our high standards of training, professional expertise, and the reliable defense technology that we have,
more and more foreign countries have shown interest in engaging with us. And when required, we have walked that extra mile to accommodate the requests, especially from our immediate neighbors. We have also undertaken joint HADR exercises to synergize our efforts and resources. We recently concluded the PANEX 21 exercise for BIMSTEC countries in December 2021 at Pune. And earlier last year, in November, we had the exercise Konkan Shakti with the United Kingdom. And both these exercises were against the backdrop of a pandemic scenario. As far as our men are concerned, there has been a concerted effort in the field of human resource management, including meeting the aspirations of women officers. And in order to provide equal opportunities to them, not only have they been granted permanent commission in line. और अब आगे सुनिए संगीत सोम एक्सक्लूसिव न्यूज 24 पर मेरी सहयोगी पल्लवी झा के साथ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम इस वक्त मेरे साथ हैं और चुनाव में किस तरीके की तैयारी है, आइए सीधे उन्हीं से बात कर लेते हैं। संगीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 पर। तो पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या चुनावी समीकरण आपको दिखाई पड़ रहा है? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछली बार हम जितनी सीट पाए थे उससे एक भी कम सीट नहीं आने जा रही है। हम उससे फालतू सीटें लेंगे। जिस तरीके का मीडिया वालों ने और लोगों ने एक माहौल बनाने की कोशिश की थी, वो माहौल है नहीं। आज किसान से लेके जवान, किसान, नौजवान एक तरफा किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहता है। हम 100% पहले से ज़्यादा सीटें पाएंगे जी। चूंकि आपको भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही नहीं, उत्तर प्रदेश का फायर ब्रांड नेता मानती है, लेकिन इस बार जो मुकाबला है अखिलेश और जयंत के गठबंधन के साथ है। ऐसे में आपको लगता है कि भाजपा को एक बड़ा डेंट लग सकता है? हमने तो पहले अखिलेश जी और राहुल जी का भी देखा है, दोनों वो भी युवाएं थे। अखिलेश जी के साथ जाने से जितना नुकसान जयंत जी ने अपना किया है वो सोच नहीं सकते हैं। जयंत जी कुछ सीट पा सकते थे, मुझे लगता था शुरू में, जैसा मुझे लग रहा था वो सीट पाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ जाने से तो उन्होंने अपनी जो सीट आती वो भी खो दी है। किसी भी कीमत पर अब समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर वो अपनी सीट भी नहीं पाएंगे जी। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि देखिए, किसान तो पहले से ही दुखी था, चूंकि जिस तरीके से कृषि कानून बिल को लेकर देखा गया, तो कहीं ना कहीं घाव तो है। मरहम लगाने की आप लोगों ने बेशक पूरी कोशिश की है, लेकिन जिस तरीके से आपके खुद के पार्टी के लोग दामन छोड़ के चल पड़े हैं और ये कहते हुए कि पिछड़ों का और जो गरीब वर्ग है उनकी अनदेखी हुई है, तो ऐसे में खुद के लोग जब साथ छोड़े हैं, जबकि चुनाव बिल्कुल दरवाजे पर आकर खड़ी है। देखिए, चुनाव से पहले आना जाना लगता है, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। और कोई किसी के लिए नहीं जाता, सब अपने लिए जाते हैं। जहां अपना स्वार्थ देखते हैं लोग वहां जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो कोई पब्लिक के लिए जा रहे हैं। अगर पब्लिक के लिए कोई जाता तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो पब्लिक के लिए काम कर रही है। पिछले 1.5 साल से घर घर, चूंकि कोरोना की महामारी 2 साल से इतनी चल रही है, ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो गरीब के घर घर राशन भेज रही है, महीने में 2-2 बार भेज रही है। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी है कि श्रमिकों के खाते में 3-3 हज़ार रुपया जा रहा है। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि किसानों के खाते में पैसा जा रहा है। तो अगर कोई गरीब और किसान की सोचेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी सोच के जा ही नहीं सकता। इसका मतलब अपना कोई स्वार्थ पूरा नहीं हुआ इसलिए जाने की सोची है, अदरवाइज नहीं जा सकता। लेकिन जो समीकरण दिखाई पड़ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि क्या ये अगड़ी और पिछड़ी जाति की जो के चुनाव के तौर पर देखा जाए इसको? बिल्कुल नहीं। आपको समीकरण ऐसा क्यों लग रहा है? अभी लोकसभा के 19 में चुनाव हुए थे, हमारे यहाँ तो सपा, बसपा, लोकदल और कांग्रेस चारों मिलकर लड़े थे, तब भी हारे थे। यहाँ वो तब भी हार के गए थे, तब भी लोकसभा की सारी सीटें हमने जीती हैं। अब कौन सा नया समीकरण हो गया है? तब तो लोकदल, बसपा, सपा, कांग्रेस चारों एक थे, तब भी एक भी सीट नहीं पाए यहाँ। तो तब क्या लग रहा है आपको कि पश्चिमी यूपी में कितनी सीटें आप हासिल कर पाएंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। लोगों ने अखिलेश यादव जी की सरकार देखी है।
अखिलेश यादव जी की सरकार में मुजफ्फरनगर दंगा देखा है, अखिलेश यादव जी की सरकार में खूनों से बहती हुई नालियां देखी हैं, अखिलेश जी की सरकार में नहरों में पड़ी हुई लाशें देखी हैं, अखिलेश जी की सरकार में बहन बेटियों की इज्जत लुटते हुए देखी है, अखिलेश जी की सरकार में चरम सीमा पर तुष्टीकरण देखा है। अब किसी भी कीमत पर यहाँ का किसान, नौजवान, गरीब, अगड़ा पिछड़ा देखना नहीं चाहता, इसलिए वो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर ये कहा जा रहा है कि जाट वोट जो है उसमें एक डेंट बड़ा पड़ सकता है, और चूंकि आपके पार्टी से ही कुछ लोग निकल गए हैं, उन्होंने पिछड़े और जो बाकी जाति है उसकी बातें की है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट बैंक, जाट वोट बैंक जितना पहले था वो आज भी है और वो कंटिन्यू कर रहा है और बढ़ रहा है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ बढ़ रहा है। लोगों ने एक किसान आंदोलन के नाम पे माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। लोगों ने कहा किसान आंदोलन अलग चीज है, यहाँ जिंदा रहना है। अखिलेश को लाके मैं आपको साफ बताता हूँ और सच्चा बताता हूँ, ये लोग बैठ के कहते हैं अखिलेश यादव आ गए तो खून की नदियां बहेंगी, यहाँ नालियों में लाशें पड़ी मिलेंगी, नदियों में लाशें पड़ी मिलेंगी, बहन बेटियों की इज्जत आबरू चौराहे पे लुटेंगी। कोई नहीं चाहता इस बात को। आज उत्तर प्रदेश जैसी जगह में कोई भी अखिलेश यादव जी को लाना नहीं चाहता, कोई भी चौराहे पे खून बहाना नहीं चाहता, कोई भी अपनी बहन बेटी की इज्जत लुटते हुए नहीं देखना चाहता, और पश्चिम के लोगों ने वो देखा है अखिलेश जी की सरकार में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितने सीटों का आकलन आप लगा रहे हैं? हम जितनी पिछली बार पाए थे उससे एक भी कम नहीं होंगे। हम 77 में से 55 सीटें पाए थे, तो हम 55 में से 60 के आसपास जाएंगे, उससे एक भी कम नहीं होंगे। जी, किसान आंदोलन बेशक खत्म हो गया है, लेकिन राकेश टिकैत जी अभी भी सक्रिय दिखाई पड़ रहे, और आज भी उनका एक बयान आया कि बीजेपी को वोट नहीं पड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री जो अभी हैं, यानी प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपति बना दिया जाए, योगी जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए और यूपी का मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया जाए, ये सरकास्टिक कमेंट था उनका। देखिए, अब राकेश टिकैत जी क्या कह रहे हैं और ये डिसाइड वो तो नहीं करेंगे कि किसे प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, किसे क्या बनाया जाएगा। राकेश टिकैत जी क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं, उस पर मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री भी मोदी रहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी योगी रहेंगे। हम दोनों जगह 22 में आज बीजेपी यहां आएगी और 24 में केंद्र में आएगी, किसी पे नहीं हट पा रही है। बीजेपी की लड़ाई अखिलेश जैन से सीधे तौर पे है या कांग्रेस को भी आप कहीं देखते हैं? क्योंकि प्रियंका जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दिख रही हैं और जिस तरीके से उनका बयान आ रहा है, कांग्रेस को आप कहां देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस अपनी पिछली सीटें जो थी उन्हें बचाने की लड़ाई लड़ रही है। अच्छा बात है, कांग्रेस अच्छा करे और लड़े, लेकिन प्रदेश की जनता भी कांग्रेस को कोई वोट नहीं देने जा रही है। अभी कोई सीट वीट कांग्रेस की नहीं आने जा रही है। 10 तारीख को यहाँ चुनाव हो जाएंगे और उसके अगले 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है। आप फिर मेरा इंटरव्यू करने आएंगे और मैं आपको इंटरव्यू दूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और आपको शुभकामनाएं भी चुनाव को लेकर। तो जिस तरीके से इन्होंने दावा किया है कि जो वोट हैं वो वोट बीजेपी की तरफ ही होगा और जो आंकड़े पिछले बार दिखाई दे रहे थे उससे ज्यादा हासिल करेंगे। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ पल्लवी झा, मेरठ, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।